हेलो बच्चों। मैं आशा करता हूँ सभी विद्यार्थी स्वस्थ और मंगल होंगे। आप लोग नोट्स भी बना रहे होंगे प्रॉपर तरीके से। जरूर बनाते रहिएगा, शॉर्ट पॉइंट्स लिखते जाइएगा। अब फटाफट से कॉपी निकाल लो, पेन निकाल लो। आज की अपनी पाठशाला शुरू करने जा रहे हैं। आज जो पढ़ने वाले हैं वो अपना तरल यांत्रिकी का ही हिस्सा है। पृष्ठ तनाव पढ़ने वाले हैं। क्या खासियत है, किस तरीके से इसको लिख के आना है अगर आपके स्कूल के एग्जाम में आता है, या फिर हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्या क्या इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज रहेंगे, सारी बातचीत आज के लेक्चर में देखने को मिलेगी। तो शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। मैं हूं सिद्धार्थ और आप देख रहे हो वित्पत्ति चैनल। तो बेटा सबसे पहले पृष्ठ तनाव क्या है उसको समझने से पहले पृष्ठ तनाव के प्रभाव क्या है, क्या क्या आपने दैनिक जीवन में देखे होंगे, इसकी बातचीत कर लेते हैं। आपने देखा होगा कि कई बार पानी की सतह पर मच्छर या कीड़े मकोड़े आसानी से चल जाते हैं, लेकिन वहीं पर अगर आप देखें कि आप कोशिश करें पानी की सतह पे चलने की तो आप नहीं चल पाएंगे। कई बार ऐसे भी संभव है कि आप सुई को पानी की सतह पे रख दें और वो तैरती रहे, बड़े हल्के हाथ से रखनी पड़ती है पर वो पॉसिबल है। ऐसा कैसे संभव हो रहा है, क्या कारण है इसके पीछे का? चाइनीज मूवी पे मत जाना कि वहां पे दिखा देते हैं कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी फाइटर जो है बड़े प्यार से बेटा चलता हुआ चला जाता है। उसकी बात नहीं कर रहा मैं। तो बात बिल्कुल बेसिक सी है, क्या है? पृष्ठ तनाव की है। तो होता क्या है, देखो ध्यान से समझना। इस पृष्ठ तनाव सबसे पहले किसी भी द्रव का एक गुण है, प्रॉपर्टी है, एक गुण है। अब क्या करता है ये गुण? देखो कोई भी द्रव है ना, उसकी फ्री सरफेस होती है मुक्त सतह, जो उसका तल होता है ना द्रव का, पहली जो हवा से कांटेक्ट में होती है वो कहलाती है मुक्त सतह। तो ये जो मुक्त सतह है ना, ये एक प्रत्यास्थ झिल्ली की तरह काम करती है, यानी कि इसे इंग्लिश में बोले तो स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह काम करती है। स्ट्रेच मेम्ब्रेन देखी होगी आपने, एक कपड़े को भी अगर आप खींच के रख दो तो एक तरीके से वो झिल्ली का ही काम कर रही है। तो स्ट्रेच मेम्ब्रेन का काम करती है और इसमें एक प्रकृति होती है कि यह अपने पृष्ठ क्षेत्रफल को यानी कि सरफेस एरिया को कम करने के प्रयास में रहती है, और यही गुण पृष्ठ तनाव कहलाता है। ठीक है। तो पृष्ठ तनाव मुख्य रूप से द्रव का एक गुण होता है। द्रव की सतह एक खिंची हुई प्रत्यास्थ झिल्ली की तरह व्यवहार करती है, जिसकी सिकुड़ने की प्रकृति होती है, तथा अपने स्वतंत्र पृष्ठ के क्षेत्रफल को यानी कि मुक्त सतह या हम फ्री सरफेस भी बोल सकते हैं, न्यूनतम करने की कोशिश करती है। इसे ही हम पृष्ठ तनाव कहते हैं। ठीक, पृष्ठ तनाव की वजह से ही मच्छर या विभिन्न प्रकार के कीड़े मकोड़े जो हैं आपके द्रव या पानी की सतह पे चल पाते हैं। कई बार आपने देखा भी होगा कि कह देते हैं कि अगर आपको मच्छर मारने हैं तो मिट्टी का तेल डाल दीजिए। कई सारी चीजें, सबकी हम चर्चा करेंगे आज के लेक्चर में। अब सबसे पहले इस पृष्ठ तनाव को समझने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि भाई पृष्ठ तनाव का कारण क्या है, क्यों होता है पृष्ठ तनाव, क्यों लगता है। तो उस कारण को समझने के लिए हमें यह देखना पड़ेगा कि जो अणु हैं, द्रव के अणु हैं, उनमें किस किस प्रकार का बल लगता है, कौन सा बल लगता है। तो सबसे पहला जो बल लगता है बेटा वो लगता है अंतर आणविक बल, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो बेटा जैसे कि द्रव के अगर मैं बात करूं दो, ये आपके जो है ना, ये हैं आपके एक ही द्रव के दो अणु हैं, या मैं कहूं पार्टिकल्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं या एटम्स हैं, कुछ भी हैं। तो एक ही द्रव के दो अणु हैं, ये दो अणु हैं। तो ये एक ही द्रव के एक जैसे, तो इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, आकर्षण का बल लगता है। ये आकर्षण का बल किस प्रकार का होता है? ये वैद्युत चुंबकीय होता है। कैसा होता है याद रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वैद्युत चुंबकीय होता है। ठीक है। तो ये वैद्युत चुंबकीय बल लगता है, आकर्षण का बल लगता है, और इसी बल को हम आणविक बल कहते हैं। ठीक। अब याद रखिएगा, देखो ज्यादा पास पास आ जाएंगे ना तो ये बल प्रतिकर्षण का हो जाता है, और एक निश्चित दूरी पे रहते हैं थोड़ी तो आकर्षण का रहता है, और दूरी ज्यादा दूर हो जाती है तो ये बल नगण्य हो जाता है। तीन बातें याद रखनी है, ज्यादा करीब आ गए प्रतिकर्षण में परिवर्तित हो जाएगा, एक कुछ दूरी तक रहे आकर्षण में रहेगा, ज्यादा दूर चले गए तो ये बल नगण्य हो जाता है, नेग्लिजिबल हो जाता है, जीरो मान सकते हैं आप। अब अगर मैं बात करूं बेटा ये आणविक बल कितने प्रकार के होते हैं, तो बेसिकली दो प्रकार के होते हैं ये आणविक बल, अंतराण्विक बल। पहला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, टू टाइप्स के होते हैं। पहला आपका कहलाता है ससंजक बल, कोहेसिव फोर्स। ठीक है। तो हम कोहेसिव फोर्स को समझते हैं। अब कोहेसिव फोर्स क्या है? तो जैसे कि मैंने बताया बेटा, जैसे कि मान लो ये आपके एक ही पदार्थ के दो अणु हैं, एक ही द्रव के दो अणु हैं, इनके बीच में लगने वाला आकर्षण का बल ससंजक बल या आपका कोहेसिव फोर्स कहलाता है।
ठीक। तो ये एक परिभाषा याद रखने की है, समान पदार्थों के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को ससंजक बल कहते हैं। बेटा ये पूछा जा सकता है आपसे, आपके स्कूल में इसकी परिभाषा, अंतराण्विक बल क्या होता है तथा इसके प्रकार को समझाइए। और यह ऐसे कह सकता है कि पारा सतह को नहीं गीला करता है लेकिन पानी सतह को गीला कर देता है, इसके पीछे के कारण को अंतर आणविक बलों के माध्यम से समझाइए। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, मैं स्कूल एग्जाम की बात कर रहा हूं आप लोगों के। कैसे कर रहे हैं यही समझ रहे हैं अभी। तो ससंजक बल समझ में आ गया भाई साहब, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। एक ही द्रव के एक जैसे जो समान अणु हैं उनके बीच में लगने वाले आकर्षण बल को ही ससंजक बल, इंग्लिश में कोहेसिव बल बोल रहे हैं। समझ में आती है बात बच्चों, बोलो क्लियर है ना। आगे बढ़े। अब असंजक बल, असंजक बल किसे कहते हैं, यानी कि एडहेसिव फोर्स किसे कहते हैं। फेविकोल का विज्ञापन देखा है कभी, मैं कोई विज्ञापन नहीं करने वाला यहाँ पे। फेविकोल का विज्ञापन देखा है बच्चों, क्या कहता है फेविकोल, अ गुड अडहेसिव। अडहेसिव का मतलब भाई फेविकोल क्या, फेविकोल ऐसा तो ज्यादातर आपने देखा होगा, फेविकोल से आप लकड़ी से लकड़ी भी चिपकाते हो, लकड़ी को दीवार से भी चिपकाते हो, लकड़ी को प्लास्टिक से भी चिपकाते हो। तो लकड़ी और दीवार के क्या अणु समान है या अलग अलग है, लकड़ी और दीवार के अणु अलग अलग हैं। तो अडहेसिव, समझ रहे हो ना अडहेसिव को कैसे याद रखना है। तो अडहेसिव जो फोर्स है या आसंजक बल जो है वो भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के मध्य लगता है। जैसे कि मैं बात करूं, जैसे ये कांच है और ये है पानी का, तो ये कांच का अणु हो गया ग्लास, और ये पानी का अणु हो गया, मैं इसे W से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं, जैसे कि आप जानते हो H2O लिखा जाता है। तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा, जो आकर्षण का बल लग रहा होगा, वो आसंजक बल या हम एडहेसिव फोर्स बोलेंगे। तो परिभाषा को लिखिएगा, मैं बोल रहा हूं आप लोगों के लिए, दो भिन्न प्रकार के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को आसंजक बल कहते हैं। भाई इसी आसंजक बल की वजह से हम लोग कॉपी पे लिख पाते हैं। भाई अगर ये आसंजक, आपने कभी कोशिश करी है पॉली बैग पे लिखने की, नहीं लिख पाओगे, सिंपल पेन से मिट जाता है क्योंकि वो फोर्स नहीं रहता। लेकिन पेपर की बात करें हम, तो पेपर पे आराम से लिख लेते हो क्योंकि वो स्याही के अणु कागज के अणु से अच्छे से जुड़ जाते हैं, अच्छा एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है। ठीक है। अब क्या ये अंतरा आणविक बल जो है गुरुत्वाकर्षण की तरह है? नहीं, ये गुरुत्वाकर्षण की तरह नहीं है, ये अलग है। ये गुरुत्वाकर्षण का बल नहीं है, साथ ही साथ ये व्युत्क्रम वर्ग के नियम को फॉलो नहीं, मतलब फॉलो नहीं करता, पालन नहीं करता, यानी कि 1/r² के प्रोपोर्शनल नहीं रहता। ये पॉइंट एक निर्भर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अब जिस दूरी तक ये बल कार्यरत रहते हैं उस दूरी को हम आणविक परास कहते हैं, एटॉमिक रेंज कहते हैं। सॉरी, मॉलिक्यूलर रेंज, नॉट एटॉमिक, मॉलिक्यूलर रेंज कहते हैं। क्या है ये दूरी? 10⁻⁻⁹ मीटर होती है, ये 1 नैनोमीटर के आसपास रहती है। तो जिस दूरी तक, क्या अगर पूछा जाए कि आणविक परास किसे कहते हैं, बहुत आसानी से बता सकते हो, जिस दूरी तक आणविक बल कार्यरत रहते हैं, प्रभावी होते हैं, उस दूरी को हम आणविक परास कहते हैं। और यह दूरी 1 नैनोमीटर या 10⁻⁻⁹ मीटर के बराबर होती है। जैसे ही इस दूरी के बाहर मॉलिक्यूल जाएगा बच्चों, जैसे ही इस दूरी के बाहर मॉलिक्यूल जाएगा बच्चों, क्या होगा? ये आपका फोर्स बहुत तेजी से घटने लगेगा। ठीक है, ये फोर्स आपका बहुत तेजी से घटने लगेगा, इस बात को याद रखिएगा। तो ये पॉइंट अगला है, इस सीमा में दूरी के घटने के साथ बल तेजी से बढ़ता है, यानी कि आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे बल बढ़ेगा, एक निश्चित दूरी तक बढ़ेगा, याद रखिएगा। आणविक परास का मान पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, यानी कि किसी के लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि इस ऑर्डर की होती है। अब वो आगे मल्टीप्लिकेशन में 2 भी हो सकता है या 3 भी हो सकता है, पर हमारा ये कोटि जो है, ऑर्डर ही है, वो इतनी है। तो याद रखिएगा कि आणविक परास का मान पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। ठीक। अब उदाहरण समझते हैं कि क्या क्या होता है। पहला उदाहरण इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है कि पानी कांच को गीला कर देता है। पानी कांच की सतह को गीला कर देता है जबकि पारा नहीं करता भाई, क्या कारण है? क्योंकि जब देखो ये पानी है
ये कांच की सरफेस है, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स जैसे ही गिरे, यानी कि पानी के अणु गिरे ना, तो ग्लास के जो मॉलिक्यूल्स हैं और वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि कोहेसिव फोर्स, ससंजक बल ज्यादा होता है। और ये मरकरी है और ये ग्लास है, इनके बीच में लगने वाला अडहेसिव फोर्स, नॉट कोहेसिव, माफ कीजिएगा, अडहेसिव फोर्स, तो ग्लास और वाटर के बीच में लगने वाला अडहेसिव फोर्स, नॉट कोहेसिव, यानी कि अडहेसिव आसंजक बल ज्यादा होता है। और मरकरी मरकरी के बीच में लगने वाला फोर्स दैट इज कोहेसिव फोर्स, और मरकरी और ग्लास के बीच में लगने वाला फोर्स दैट इज अडहेसिव फोर्स। ये अडहेसिव फोर्स जो है कम होता है कोहेसिव फोर्स की तुलना में। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना बच्चों। देखो, पानी और पानी के बीच के अंदर बीच में लगेगा ना, एक कौन सा फोर्स लगेगा, ये कोहेसिव फोर्स होगा, ससंजक बल होगा। और एक ग्लास और पानी के बीच में लग रहा होगा, ये कौन सा फोर्स होगा, ये आपका अडहेसिव फोर्स होगा, असंजक बल होगा। तो यहाँ पे असंजक बल की मात्रा ज्यादा होती है तुलनात्मक किससे, ससंजक बल से। इस वाले एग्जाम्पल में मरकरी या पारा ले ले, तब क्या होता है, यहाँ पर पारा और ग्लास के बीच में लगने वाला अडहेसिव फोर्स यानी कि आसंजक बल कम होता है मरकरी तथा मरकरी के बीच में लगने वाले ससंजक या कोहेसिव फोर्स के बीच में। तो इसलिए ये आपको या हम कह लें ये पारा को गीला नहीं करता। वो एक गाना था फरहान अख्तर का 2008 या 2009 में बहुत चला था कि आसमान नीला क्यों है, पानी गीला क्यों है। तो आप फरहान अख्तर को बता सकते हैं। फरहान अख्तर नाम है उसका, हाँ फरहान अख्तर ही नाम है, जावेद अख्तर का बेटा है ना। सही कह रहा हूँ? आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट में, क्या मैंने नाम सही बोला, और क्या आपने ये गाना सुना है। तो आसमान नीला क्यों है वो रे ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे, पानी गीला क्यों है ये अभी पढ़ लिया हम लोगों ने। ठीक, तो इसको आपको लिख के आना होगा, क्योंकि जब पानी कांच के संपर्क में आता है तो इनके बीच में लगने वाला असंजक बल कार्य करता है। असंजक बल पानी के अणुओं के ससंजक बल से ज्यादा होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, पानी के अणु सतह पर चिपक जाते हैं, सतह गीली हो जाती है। पारे के लिए असंजक बल का मान ससंजक बल से कम होता है, पानी के अणु कांच की सतह पर नहीं चिपक पाते इसकी वजह से, और पारा गीला नहीं करता। अब इसमें और पॉइंट क्या बनता है, देखो स्याही और कागज की अगर मैं बात करूं तो सीधी सी बात है, स्याही और कागज के बीच में लगने वाला असंजक बल स्याही के अणुओं के बीच में लगने वाला असंजक बल से ज्यादा होता है, इसलिए स्याही पेपर पर चिपक जाती है। यहां तक के सारे पॉइंट समझ में आ गए। अब हम पृष्ठ तनाव की परिभाषा समझते हैं। परिभाषा तो बाद में समझेंगे, पहले स्पष्टीकरण समझते हैं कि कारण क्या है, कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों ये जो है आपका पृष्ठ तनाव, यानी कि पानी की मैं बात करूं फ्री सरफेस की, या ऑयल की, या किसी भी और मटेरियल की फ्री सरफेस की बात करूं, क्यों स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह काम कर रही है, क्यों वो एक प्रत्यास्थ झिल्ली की तरह काम कर रही है, ऐसा क्या रीजन है, इसको समझते हैं। तो इसका जो एक्सप्लेनेशन दिया था वो लाप्लास ने दिया था। लाप्लास ने बताया कि हर एक अणु के ऊपर बल लग रहा है, और वो बल कौन लगा रहा है, उसके पड़ोस वाले अणु, उसके पड़ोस वाले अणु बल लगा रहे हैं। जैसे कि आप देखो यहाँ पे दिख रहा है डी है, ये पूरा पानी में डूबा हुआ है, या फिर हम कहें लिक्विड में पूरा डूबा हुआ है, मस्त डूबा पड़ा है। तो इसके ऊपर हर तरफ से जो है, हर डायरेक्शन से जो है क्या लग रहा है बेटा, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है भाई, इसके ऊपर लगने वाला कुल बल हो गया शून्य। अब लाप्लास का स्पष्टीकरण को देखिएगा। सबसे पहले उन्होंने कहा कि पृष्ठ, ये तो हमें पता है, मैंने आपको बता दिया, आंतरिक आणविक, अंतरा आंतरिक नहीं, अंतरा आणविक बलों के आधार पर लाप्लास ने दिया था, और यह भी बताया कि एक वैद्युत चुंबकीय बल है। तो यदि दो अणुओं के मध्य की आणविक परास से कम है तो उनके मध्य आकर्षण का बल लगता है, पहले भी जाना है हमने, जाना है नहीं जाना है। और जब दूरी परास से अधिक हो जाती है तो ये बल कम हो जाता है। अब हमने क्या करा कि एक मॉलिक्यूल पकड़ लिया, एक अणु पकड़ लिया, और इसमें इतनी सी, कितनी सी दूरी है, 10⁻⁻⁹ मीटर की दूरी का हमने एक गोला खींच लिया। अब देखो ये जो ना अणु है, ये जो दूरी है ना बेटा, ये बिल्कुल सतह से छू रही है, छू रही नहीं छू रही, देख लो आराम से, देखो समय लो, कर लिया ऑब्जर्व, छू रही है। तो यानी कि इस आणविक परास में जितने भी अणु होंगे वो सी के ऊपर आकर्षण का बल लगा रहे होंगे, और सी उनके ऊपर आकर्षण का बल लगा रही होगी। अब ये जो हमने त्रिज्या का क्षेत्र बनाया है,
या हमने 10⁻⁻⁹ रेडियस का जो हमने गोला बनाया है, इसको प्रभाव क्षेत्र गोला कहते हैं या हम आणविक सक्रियता का भी गोला कहते हैं। ठीक है, अब हमें कैसे समझे कि भाई ये स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह क्यों काम कर रही है? तो हमने क्या करे, कुछ मॉलिक्यूल्स ले लिए। यहाँ पे पहला देखो ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है और डी है। अब इन्हीं के साथ में हम समझते जाएंगे कि क्या हो रहा है। देखो बेटा, अगर मैं डी की बात करूं, डी मॉलिक्यूल को ध्यान से देखना, डी पे हर तरफ से फोर्स लग रहा है, तो इसके ऊपर लगने वाला कुल फोर्स हो जाएगा 0। ठीक, डी की बात समझ में आ गई। अब अगर मैं देखूं सी, तो सी भी लगभग लगभग हर तरफ से है फोर्स में, तो इस पे भी लगभग लगभग जो है लगने वाला फोर्स जो है वो 0 होगा। लेकिन अगर बी और ए की बात करूं, तो देखो बी पे देखो, बी का कुछ हिस्सा हवा में है, तो यहां तो हवा में है, तो पानी तो नहीं है यहाँ पे, और जब पानी नहीं है तो यहाँ पे कोई आकर्षण का बल नहीं लगा रहा होगा, केवल इस पे इस तरीके से फोर्स लग रहे होंगे, ये इस तरीके से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या आकर्षण के बल को महसूस कर रहा होगा। अगर आप इसको हल करें, परिणामी निकालें, बी पे लगने वाले बल का परिणामी निकालें, तो क्या वो नीचे की तरफ आ रहा है बेटा? क्या वो नीचे की तरफ आ रहा है? यानी कि यह कुल नीचे की तरफ एक आकर्षण बल महसूस कर रहा होगा। ठीक है, पहली बात समझ में आई। अगर ए को देखो, तो ए तो आधा अंदर और आधा बाहर है। ए का गोला, सक्रिय गोला देखो, तो ये ए का आधा अंदर है और आधा बाहर है। बोलो हाँ या ना? तो इस पे तो अधिकतम फोर्स लग रहा होगा। जो बिल्कुल सतह पे है ना मॉलिक्यूल, अणु, उसके ऊपर तो अधिकतम नीचे की तरफ बल लग रहा होगा। यानी कि जैसे ही इस रीजन के अंदर हम आते हैं, इस क्षेत्र के अंदर आते हैं, कुल नीचे की तरफ बल लग रहा होगा। तो जो मॉलिक्यूल एक्स वाई लाइन पे थे, उन पे अभी तो बल शून्य लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे वो ऊपर की तरफ बढ़ते गए, वैसे वैसे क्या होता गया, उन पर एक नीचे की तरफ वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स लगता गया। इस नीचे की तरफ लगने वाले बल के विरुद्ध कुछ इन मॉलिक्यूल्स को कार्य करना पड़ा होगा, और वह कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो गया। अगर किसी सिस्टम को स्टेबल रहना है, साम्य अवस्था में रहना है, स्थिर साम्य अवस्था में रहना है, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा कम से कम होनी चाहिए। अब देखो, जितने सतह पे मॉलिक्यूल्स होंगे उतनी ज्यादा स्थितिज ऊर्जा होगी, उतना ज्यादा कार्य करना पड़ा होगा। जितने कम मॉलिक्यूल्स होंगे उतनी कम स्थितिज ऊर्जा होगी, उतना कम काम करना पड़ा होगा। स्थितिज ऊर्जा कम करनी है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को सरफेस पे कम करो, और वो कम करने के लिए ही पृष्ठ तनाव आता है। तो पृष्ठ तनाव किस वजह से आता है? क्योंकि हमें सिस्टम स्टेबल होना चाहता है। कैसे स्टेबल होगा? निकाय आपका जो है साम्य अवस्था को, स्थिर साम्य अवस्था को चाहता है एक। कैसे स्टेबल होगा? जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी। वो कैसे मिनिमम होगी? जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सरफेस पे कम होंगे। आई बात समझ में? चलो इसी चीज को स्लोली स्लोली एक एक करके फिर से समझते हैं, ताकि एक बार में दिमाग में हो जाए सेट। तो देखो, पहला पॉइंट क्या लिखना है? चित्र के अनुसार डी गोला पूरी तरह द्रव के अंदर है या नहीं है? ठीक है, इसलिए अणु समान रूप से सभी दिशाओं में आकर्षित होते हैं, इसलिए परिणामी ससंजक बल शून्य होगा। बिल्कुल ठीक। चित्र सी, अणु का गोला द्रव की ठीक सतह के नीचे, इसलिए इसका भी परिणामी ससंजक बल भी शून्य होगा। बहुत बढ़िया। अब बी की देखो, बी का जो गोला है ना, द्रव की सतह से थोड़ा सा नीचे है, और नीचे की तरफ अधिक अणु होने के कारण अधिक आकर्षण का बल है, इसलिए परिणामी ससंजक बल नीचे की ओर कार्य रहता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। ए को देखो, अणु ए सतह पर इस प्रकार से है कि इसका आणविक सक्रियता का गोला आधा द्रव के अंदर और आधा द्रव के बाहर है। केवल नीचे के भाग में द्रव के अणु हैं। ये इस प्रकार यह नीचे की ओर अधिकतम बल अनुभव करेगा। अतः सतह तथा सतह से सी दूरी पर स्थित XY के मध्य स्थित सभी अणु, यानी कि यहाँ पे जितने भी अणु हैं, यह एक नीचे की ओर परिणामी ससंजक बल को अनुभव करते हैं। ध्यान से समझिएगा। अब जब द्रव की सतह की क्षेत्रफल बढ़ाते हैं, तो द्रव के सतह के अंदर जो भी अणु आएंगे वो भी बढ़ जाएंगे।
और जैसे ही अणु सतह के पास आते हैं, इन्हें ससंजक बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। यह कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। इसलिए सतह पर स्थित अणु की स्थितिज ऊर्जा द्रव के अंदर स्थितिज ऊर्जा से अधिक होती है। एक निकाय स्थायी, स्थिर, स्टेबल, याद आ रहा है, सब वही है जो मैं बताया, साम्यावस्था में होता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होती है। और इस प्रकार न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा के लिए द्रव की सतह पर न्यूनतम अणु रहते हैं। दूसरे शब्दों में सतह अपना न्यूनतम संभव क्षेत्रफल रखने का प्रयास करती है और यह प्रकृति पृष्ठ तनाव को प्रदर्शित करती है। बोलो समझ में आई क्या है आपका सरफेस टेंशन? अगर समझ में आया तो अभी लाइक करो वीडियो को। चलो बेटा आगे की बात समझो। अब पृष्ठ तनाव के प्रभाव क्या होते हैं, इफेक्ट बेस्ड ऑन सरफेस टेंशन क्या क्या है, सबसे पहले इन्हें समझ लेते हैं। देखो आपने देखा होगा पानी की छोटी छोटी बूंदें होती है, कैसी होती है, गोलाकार होती है। भाई क्यों होती है गोलाकार? तो देखो किसी दिए हुए, बहुत ध्यान से समझना, अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट है, यानी कि आपके पास क्लास 11th या क्लास 12th में मैथ है, तो आपने ये जरूर प्रश्न मैक्सिमा एंड मिनिमा डिफरेंशियल कैलकुलस में किया होगा। हम खैर मैक्सिमा मिनिमा या मैथ की बात बिल्कुल नहीं करने वाले, तो मेरे जितने भी जीव विज्ञान के छात्र हैं बिल्कुल परेशान ना हो। तो बेटा ध्यान से सुनो क्या बात है कि कोई दिया हुआ वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या, जो स्पेस को ऑक्यूपाई करे, तो किसी दिए हुए वॉल्यूम के लिए अगर मैं मिनिमम सरफेस एरिया यानी कि न्यूनतम क्षेत्रफल चाहता हूं, तो वो क्षेत्रफल तभी प्राप्त होगा, न्यूनतम क्षेत्रफल तभी प्राप्त होगा जब उसका आकार गोलाकार हो। पृष्ठ तनाव की भी भूमिका यही है। क्या चाहता है पृष्ठ तनाव? मिनिमम सरफेस एरिया। क्या चाहता है? मिनिमम सरफेस एरिया। तो वो कैसे होगा? जब जो आपकी बूंद है वो गोल हो, साबुन के बुलबुले गोल होते हैं, शीशे के छर्रे बनाओ वो भी गोल बनेंगे, जैसे ही छोड़ोगे तुरंत ही शीशा अपने आप को गोल करने की कोशिश करेगा। पृष्ठ तनाव न्यूनतम करने की, गर्म शीशे की बात हो रही है ना? तो ये एक पॉइंट है। दूसरा और सुनो, पानी के ऊपर, पहला एग्जाम्पल मैंने बताया था, शुरुआत में बताया था, पानी के ऊपर सुई का तैरना। ये भी किसका उदाहरण है? ये भी किसका उदाहरण है? पृष्ठ तनाव का ही उदाहरण है। अगर आपने देखा होगा ब्रश को पानी के अंदर, प्लास्टिक वाले ब्रश की बात नहीं कर रहा जिसमें प्लास्टिक के वो होते हैं, शेविंग वाला ब्रश देखा है आप लोगों ने? उसको पानी में डालो, उसके जो जितने भी आपके वो हैं बाल, वो एक दूसरे से अलग अलग हो जाएंगे, हेयर्स उसके जितने भी हैं। लेकिन जैसे ही आप उसे पानी से बाहर निकालोगे वैसे उसके आपस में चिपक जाएंगे। तो ये सारे उदाहरण हैं पृष्ठ तनाव के। ठीक है। अब साबुन अगर जैसे तापमान बढ़ा दोगे पृष्ठ तनाव कम होता है, पृष्ठ तनाव कम होगा तो जो है कपड़े ज्यादा अच्छे से धुलते हैं। इस चीज को आगे भी समझेंगे, अभी परेशान नहीं होना। तो अगर आपसे पूछे स्कूल में कि पृष्ठ तनाव के प्रभाव बताइए, तो ये मुख्य प्रभाव हैं, इनको लिख लीजिए, इनको कॉपी में लिख लीजिए, अभी लिख लीजिए, वीडियो पॉज करके, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। लघु उत्तरीय प्रश्न में भी पूछा जा सकता है, स्कूल एग्जाम की बात कर रहा हूं। ठीक है। और नीट में खैर इसका कोई बहुत ज्यादा रोल नहीं आएगा, तो परेशान होने की बात नहीं है। अब हम बात करते हैं कि पृष्ठ तनाव किन किन चीजों पे निर्भर करता है। ठीक, पृष्ठ तनाव को पूरा घुस के समझ लेना है आज। तो सबसे पहला वो निर्भर करता है ससंजक बल पे। किस पे निर्भर करता है बच्चे? ससंजक बल पे निर्भर करता है पृष्ठ तनाव। कैसे बल, कैसे इस पे निर्भर करता है, ध्यान से देखिए। ससंजक बल वे घटक जो अणुओं के मध्य ससंजक बल को बढ़ाते हैं पृष्ठ तनाव को बढ़ाएंगे। जो घटक यानी कि जो भी फैक्टर्स अणुओं के मध्य लगने वाले ससंजक बल को घटाएंगे वो पृष्ठ तनाव भी घटाएंगे। भाई किस कॉज क्या था? कोहेसिव फोर्स तो ही कॉज था पृष्ठ तनाव का, यानी कि सरफेस टेंशन का। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और किस चीज पे? अशुद्धियों पे। अशुद्धियां डालेंगे तो आप होगा पृष्ठ तनाव बढ़ेगा। अब देखो आयनिक लवण डालो ना आप, जैसे जो एकदम बहुत तेजी से घुल जाते हैं, तो आयनिक लवण जो पूरी तरीके से घुलनशील होते हैं, पूरी तरीके से, वो पृष्ठ तनाव को बढ़ाते हैं। लेकिन जो कम रूप से घुलनशील होते हैं वो पृष्ठ तनाव को घटाते हैं। जैसे कि डिटर्जेंट डालते हो आप, अपमार्जक डालते हो, तो ये पृष्ठ तनाव को घटाता है। लेकिन अगर आप कोई आयनिक लवण डालोगे जो कि घुलनशील है थोड़ी मात्रा में, तो वो पृष्ठ तनाव को बढ़ा देगा।
ठीक है। यदि अशुद्धि आंशिक रूप से द्रव में घुलनशील है तो वो पृष्ठ तनाव को घटा देगी, क्योंकि वो ससंजक बल को बीच में आके कम कर देगी। दैट्स द पॉइंट। ठीक, तो ये पॉइंट समझ में आया। अब हम बात करते हैं तापमान पर। तो तापमान के मुख्य तौर से तापमान के साथ साथ इसका जो पृष्ठ तनाव का मान है वो घटता है। पानी का पृष्ठ तनाव अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है, इस बात को याद रखिएगा। और कॉन्टामिनेशन पे भी डिपेंड करता है, संदूषण पे भी डिपेंड करता है। जितने धूल के कण ज्यादा होंगे उतने ज्यादा पृष्ठ तनाव को वो घटाएंगे। अब पृष्ठ तनाव की परिभाषा क्या है, किस तरीके से हम निकालें भाई, यहाँ तक तो क्या प्रभाव थे, कैसे निर्भर कर रहा है, क्या कारण है, ये सब तो समझ लिया बच्चों। डिफाइन कैसे करें, कैसे मेजर करें भाई, ये जानना है। तो देखो, एक आप ना ये पानी की मुक्त सतह देख रहे होगे, है ना, फ्री सरफेस। तो ये जो फ्री सरफेस है ना, ये स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह काम कर रही होगी। तो ये फ्री सरफेस पे एक हिस्सा है ना, ये इधर की तरफ एक बल लगा रहा होगा। हमने क्या करा, इस फ्री सरफेस पे एक इमेजनरी लाइन खींच ली, दिख रही होगी ए बी लाइन, उसकी लेंथ मान ली एल। तो प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल को हम कहते हैं सरफेस टेंशन, या एस से भी डिनोट करते हैं इसे, टी से भी डिनोट करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इसकी यूनिट न्यूटन पर मीटर और जूल पर मीटर स्क्वायर भी होती है। सीजीएस यूनिट डाइन पर सेंटीमीटर तथा अर्ग पर सेंटीमीटर स्क्वायर भी होती है। डायमेंशन डायमेंशन पूछी जा सकती है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में। M1 बहुत आसान है, देखो निकाल लो चाहे तो, अगर याद नहीं रखना चाहते तो ऐसे निकाल लो। गया तो क्या गया, M1 L0 T-2। तो ये बातचीत थी पृष्ठ तनाव की। अगले क्लास में हम लोग क्या समझने वाले हैं कि इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स कैसे होंगे सर, किस तरीके से सवाल आएंगे, किस तरीके से हल करेंगे। देखो याद रखना, थ्योरी जितनी देखने में इसकी आसान लग रही है, सवाल उतने आसान नहीं होते। ठीक है ना, तो सवालों को जरूर देखना, क्या मोटे मोटे कंसेप्ट हैं इसके, क्या बारीक बात है, सारी चीजें समझनी है। और वो मिलेगी नेक्स्ट लेक्चर में। तो ऐसा नहीं करना कि ये पढ़ के भाग गए। और अगर नेक्स्ट लेक्चर के तुरंत अपडेट चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लेना। चलो आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहना है, बढ़ते रहना है, और कुछ ना कुछ रोज ना रोज अपने अंदर बढ़ोतरी या वृद्धि करनी है ज्ञान की। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।